नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में घटना चक्र जो कि अभी मंथ है मार्च 2025 की निरंतर के नाम से आई है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे पहला जो हम पढ़ते हैं, पहला सेक्शन राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहला भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास का प्रथम चरण की बात की गई है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये किसने जारी करा है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की अध्यक्षता में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो कि 2021 में 24.4% था, दोगुना होकर 48.8% हो गया है। बस हमको इतना ध्यान रखना है। अब इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है कि अब क्योंकि ILO की अध्ययन रिपोर्ट में भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 48.8% बताया गया है, जो कि भारत के अनुसार सही तथ्य नहीं है। तो ये बात कही गई है। अब वो पहले चरण में हमने 10 राज्यों की बात करी कि 10 राज्यों में इस भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास का हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों की बात की गई। इसमें 10 राज्यों की बात की गई है, बस हमको इतना ध्यान रखना है। फिर एक योजना चली थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोरोना के टाइम पे चली थी 2019 में। अब इसके बारे में ये रखना है कि इसने गरीबी को बहुत हद तक कम किया है। इसके बारे में कहा गया है कि पिछले दशक में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये हमें अपना डाटा याद रखना है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो दोस्तों, आपको वहाँ से विधानसभा में कौन वहाँ का अध्यक्ष बना था और कितने % किसको वोट मिले थे, ये थोड़ा सा हमको वहाँ पर ध्यान देना है। फिर अगला पॉइंट है इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा। हमको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण करने पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत की आधिकारिक यात्रा पे आई हैं। उनके अध्यक्ष के तौर पर ये तीसरा कार्यकाल का मतलब उनका अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार भारत में आगमन हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है मोटा मोटी कि यूरोपीय संघ की कौन है अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा इनका दौरा था? तीसरा दौरा था। फिर प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। इसमें हमें ध्यान रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 से 12 फरवरी के बीच में फ्रांस की यात्रा की है। अब इसमें अगला तथ्य जो याद रखना है कि 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैस्टल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे PM शामिल हुए थे। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच का मुद्दा। इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने निर्धारित किया। तो लोकपाल पीठ के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि AM खानविलकर। बस आपको ये याद रखना है। और ज़्यादा इसमें मतलब वो मेंस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। अब डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद और संवैधानिक संदर्भ, इस पर एक अभी मुद्दा आया था, मामला आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एपिक नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 10 डिजिट होते हैं। और इसमें बताया गया है कि 3 अक्षरों के बाद 7 अंक जो होते हैं शामिल, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है? नाम, पता, आयु, फोटो एवं अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हमारा एपिक नंबर है, उसमें कितने डिजिट होते हैं। और फिर इसके बाद एरोनेट यानी कि ERONET ये क्या है? ये निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एपिक नंबरों को दोहराव जांच और त्रुटियों के रोकने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। तो इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर मुल्ला पेरियार बांध विवाद है, जो बांध विवाद है ये किस किस के बीच है? तो बस इतना ध्यान रखना है कि तमिलनाडु और केरल के बीच ये विवाद है और ये अभी चल रहा है। तो बस इतना पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच विवाद है। अब जैसे मुल्ला पेरियार जो नदियां हैं, मुल्ला यार और पेरियार नदियां, ये इसी के तट पर मुल्ला पेरियार बांध है, ये इंपॉर्टेंट है। बस अब लीड्स 2024 की रिपोर्ट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स रिपोर्ट ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है लीड्स। अब ये लीड्स 1918 और 2018 से लगातार इसकी रिपोर्ट आ रही है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसके परिणाम है कि श्रेणी होती हैं, इसमें अचीवर्स होती हैं, फास्ट मूवर्स होती हैं, इंस्पायर्स होती हैं। तो अब वो स्थल रुद्र राज यानी कि स्थल रुद्र जो राज होते हैं, स्थल
से लगे हुए, उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है? वो है उत्तराखंड, और दूसरा है हरियाणा, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है उत्तर प्रदेश। ये हमको बहुत ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश अभी तक अचीवर्स में शामिल होता था, तो अचीवर्स में फिर शामिल है, और यही क्वेश्चन बार बार पूछने की संभावना रहेगी। बाकी अगर तटीय राज्य को हम देखते हैं, तो तटीय राज्यों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इसमें रहेगी दोस्तों। त्रिपुरा भाषणी के साथ, यानी कि त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला। भाषणी का मतलब होता है, भाषणी है भाषा इंटरफेस फॉर द इंडिया, भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हमने यूज महाकुंभ में किया था। 11 भाषाओं के बारे में इसने मतलब अनुवाद किया था, तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और अगले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 आया था। इसमें सबसे हमें ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पे कौन रहते हैं, कि जहाँ पर भ्रष्टाचार 0 है, वो है हमारा डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। भारत की स्थिति इसमें क्या है? भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। हम कितने नंबर पर हैं? 96, यानी 38 अंकों के साथ 96 में। और 2023 में हम थे 93 पर, यानी कि भारत में भ्रष्टाचार बड़ा है दोस्तों। जलवायु जोखिम सूचकांक, इसको भी हमें ध्यान रखना है कि जलवायु सूचकांक कौन जारी करता है? जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक है, इसका जारी जो करता है सूचकांक 2006 से ये प्रकाशित हो रहा है। और जर्मन बाच जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है, जर्मन बाच। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति क्या है? हमें दोस्तों याद रखना है कि भारत की स्थिति इसमें 6 नंबर पर है, कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, यानी कि जोखिमों के अनुसार भारत 6ठे नंबर पर प्रभावित देशों में। ये हमको याद रखना है। और सबसे नंबर 1 पर है पाकिस्तान। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 पर है और भारत 6ठे नंबर पर है। ये हमको ध्यान रखना है। अब अगली इसमें जो मतलब पॉइंट दिया हुआ है, हमें इतना भी ध्यान रखना है कि ट्रंप की एक पॉलिसी थी गोल्ड कार्ड योजना, अमेरिकी नागरिकों की नई कीमत। तो गोल्ड कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है किसकी योजना है? ये अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका बहुत चर्चे में रहा था जब उसने अपने देश में अन्य देशों के जो लोग थे उनको निकाल के बाहर किया, तो बहुत चर्चे में रहा था। फिर हम ध्यान देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का विस्तारित सत्र था वो रोम में 2025 में। इसके बारे में हमें देखना है कि 1 नवंबर 2024 को कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था, क्योंकि काली सम्मेलन के कई प्रमुख मुद्दे थे। अब इसके परिणाम क्या थे कि इसमें भारत के समक्ष चुनौतियों की बात की गई है, वो बाद की बात है। बस इतना पूछा जाएगा कि ये कहाँ हुआ था। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि ये हुआ था कोलंबिया के काली में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, इसको कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी EIU, इसने जारी करा है 2024 लोकतंत्र सूचकांक। अब वो इसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में ध्यान रखना कि नंबर 1 पर कौन था, 2 पे कौन था, 3 पे तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, और अंतिम स्थान पर कौन था? तो अंतिम स्थान पर था आपका अफगानिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया। भारत की स्थिति कितने नंबर पे था? भारत था 41वें नंबर पर। तो इसको इतना हमें ध्यान रखना है। अब भारत के बारे में कुछ बातें कही थी इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2024 में सबसे बड़े आम चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1 अरब मतदाताओं ने भाग लिया था। मीडिया स्वतंत्रता में गिरावट, इलेक्टोरल बॉन्ड था, उस प्रणाली के चुनाव में वित्त पोषण की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए थे। इसमें इस चीज़ को बताया गया दोस्तों। फिर हम देखते हैं इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य बना है, और ब्रिक्स में इसमें वर्तमान में 11 देश शामिल हो गए हैं। 11 संपूर्ण मतलब पूर्ण सदस्य हैं। अब इसके जो हमें ध्यान रखना है कि मूल सदस्य इसके 5 थे, तो 5 सदस्यों के बारे में हमें देखना है। ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका, ये इसके मूल थे, और वर्तमान में इसके 11 सदस्य हैं। और आगे हम देखते हैं कि आर्थिक परिदृश्य में आपको ध्यान रखना है कि IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न, महारत्न, और इसके बारे में रिपोर्ट आती रहती है कि कौन कौन कंपनियां नवरत्न बनी है, कौन सी महारत्न बनी है, कौन सी मिनी रत्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको ध्यान नहीं देना है कि IRCTC क्या है। इसकी स्थापना 1999 हुई थी, जिसका कारपोरेट कार्यालय दिल्ली में है। ये वित्तीय स्थिति को दिखाती है और रेलवे से संबंधित है। ये रेल मंत्रालय की एक वेबसाइट है, जो इसकी मतलब वो 1999 में इसको स्थापित किया गया है। और दूसरी है IRFC। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये IRFC क्या है। IRFC घरेलू विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने हेतु भारतीय रेलवे की समर्थित वित्त पोषित शाखा के रूप में इसकी घोषणा की गई है दोस्तों।
तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये किसकी है। ये घरेलू तथा विदेशी पूंजी बाजारों में धन जुटाने से संबंधित भारतीय रेलवे की समर्पित वित्त पोष शाखा है। ये हमको इसको ध्यान रखना है। अब आ जाता है उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में हमें पढ़ाएं तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश के बजट का आकार पता होना चाहिए। तो बट इसका आकार है दोस्तों 808,736, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,87,000 नहीं, हाँ 8,08,736.06 करोड़ रुपए। ये हमको ध्यान रखना है। अब वो उत्तर प्रदेश का किन किन योजनाओं में नंबर 1 स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है जनधन योजना है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है, और आयुष्मान कार्ड योजना है, अटल पेंशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन। इन चीज़ों में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का स्थान है दोस्तों, ये हमको ध्यान रखना है। अब वो उत्तर प्रदेश बजट में ही हम देखते हैं कि इसका राजकोषीय घाटा जरूर देख लें, 2.9% का रखा गया है इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस पर मतलब पैसा खर्च कर रहा है, कौन सी योजना पर, तो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना है, इस पर सबसे ज़्यादा खर्च करा है उसने, तो इसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम अगले देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम देख सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम राष्ट्रीय बजट जो आता है पूरे भारत का उसको देखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में दोस्तों में ज़रूर याद रखना है कि 2024-25 में 2,01,62 रुपये मतलब बताई गई है। अब वो सबसे ज़्यादा आय कहाँ की है, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आय है सिक्किम की 5,20,466 रुपये। इसके बाद गोवा है, इसके बाद तेलंगाना है, यानी कि सिक्किम, गोवा, तेलंगाना इनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं कि मुख्य आयातों का प्रतिशत हिस्सा, यानी कि सबसे ज़्यादा हम किन किन चीज़ों को आयात करते हैं, तो हमने अनाज, दालें, यही हम आयात करते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और कौन सी चीज़ हम निर्यात करते हैं, तो निर्यात कृषि और संबंधित वस्तुएं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि आयातों की दिशा के क्षेत्र के हम कहाँ कहाँ आयात करते हैं और कहाँ कहाँ से हम निर्यात करते हैं। तो हम आयात की दिशा का जो है वो यूरोप है, यूरोपीय संघ है और जर्मनी है। अब वो इसमें हमें देखना है कुछ आर्थिक डाटा हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा चावल पैदा कहाँ होता है, तेलंगाना, फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, यानी कि तेलंगाना का चावल उत्पादन में नंबर 1, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, पंजाब तीसरे नंबर पर है, यानी कि ओवरऑल मतलब अनाज उत्पादन में। दालों में सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान दालों में। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है। फिर हम देखते हैं तिलहन में ये राजस्थान है, और राजस्थान के बाद आपको मध्य प्रदेश है और गुजरात है। कपास में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में पैदा होती है, फिर महाराष्ट्र में होती है, फिर तेलंगाना में। दोस्तों अगर हम गन्ना की बात करें तो इसमें भी हम उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और निर्यात भी हम सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, यूरोप के लिए, यूरोपीय संघ के लिए और नीदरलैंड्स के लिए, यहाँ हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। और आयात हम जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, यूरोप से, यूरोपीय संघ से और जर्मनी से, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक रिपोर्ट आई है निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, फिर संयुक्त अरब अमीरात के लिए, फिर नीदरलैंड्स के लिए। अब वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हम 17.7% निर्यात करते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के लिए हम 8.1% निर्यात करते हैं, और नीदरलैंड के लिए 5.1% हम निर्यात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि भारतीय राज्य हेतु मानव विकास संकेतक जो होते हैं, जिसमें है जन्म के समय संभावित आयु प्रत्याशा, और न्यूनतम शिशु दर कितनी है वहाँ की, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, कुल प्रजनन दर कितनी है, ये अभी डाटा आया हुआ है। इस डाटा को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। जन्म के समय आयु संभावित प्रत्याशा सबसे ज़्यादा कहाँ की है, वो केरल की है दोस्तों। हमें ध्यान रखना है कि केरल की सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर टोटल कितनी है 75 वर्ष, यानी कि महिला की 71 वर्ष और पुरुष की है पुरुष की 71 वर्ष और महिला की 78 वर्ष के, दोनों को मिला के 75 वर्ष मतलब बैठती है। सबसे फिसड्डी कौन है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर टोटल जो है कुल जीवन प्रत्याशा है वो 66 साल है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है, वो है दोस्तों सिक्किम की केवल 3, और सबसे ज़्यादा कहाँ की है, वो है मध्य प्रदेश की 43। जन्म दर प्रति, यानी कि जन्म दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है, वो है शीर्ष राज्य है बिहार, और फिर है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम है गोवा की। और मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है, अधिकतम छत्तीसगढ़ की है और सबसे कम नागालैंड की है। कुल प्रजनन दर
अगर हम इसको टोटल देखें सबसे ज़्यादा प्रजनन दर कहाँ की है, वो बिहार की है, फिर उत्तर प्रदेश की है, फिर तो हमें ये ध्यान रखना है। और न्यूनतम कहाँ की है, तमिलनाडु की और पश्चिम बंगाल की। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य में। वैज्ञानिक परिदृश्य में हमें ध्यान रखना है कि विज्ञान धारा भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक, यानी कि ये उत्प्रेरक का काम करेगा। और इसमें विज्ञान धारा में कौन कौन चीज़ शामिल हैं, तो हमें ध्यान रखना विज्ञान धारा के प्रमुख जो बिंदु हैं वो क्षमता निर्माण है, शोध और विकास है, नवाचार प्रौद्योगिकी विकास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई है। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अगला जो मतलब फैक्ट है वो है भारत के 89 यानी कि 89 रामसर स्थल हो गए हैं। अभी जो शामिल हुए हैं स्मरणीय तथ्य में हमको ध्यान रखना, 4 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। और इसमें उधमा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड का है, और खेचो ओपालरी आर्द्र भूमि ये आपकी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है और ये सिक्किम की है, ये आपको याद रखना है। फिर आपकी सक्कारा कोट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका ये है आपका तमिलनाडु का, इसको ध्यान रखना है। और लेथेगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका तमिलनाडु का। तो कुल मिला के अभी 4 शामिल हुई हैं, तो सब जाके कितनी हो गई हैं, 89 यानी कि 89। आर्द्रभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भराव वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्रभूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर हम अगले देखते हैं कि इंदौर एवं उदयपुर आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो आर्द्रभूमि में शामिल हुए हैं, तो इंदौर और उदयपुर। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जून 2015 में उरुग्वे में आयोजित आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय के पक्षकारों की 12वीं बैठक हुई थी, उसमें इनको शामिल किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। हमें ध्यान रखना है 2025 का जो केंद्रीय विषय था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ बनाया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि फरवरी 2025 में भारत में पहली बार किसी चिड़ियाघर के बायो बैंक की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ये सुविधा पश्चिम बंगाल के पदमजा नायडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क में प्रारंभ की गई है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते हैं फिर चर्चित व्यक्तियों में, संक्षिप्तियों में चर्चित व्यक्तियों में देखते हैं। सबसे पहले तुहिन कांड पांडे, देश के पूर्व वित्त और राजस्व सचिव, भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड यानी कि सेबी के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 साल का इनका कार्यकाल है। इन्होंने मानवी बुच का स्थान लिया है क्योंकि मानवीपुरी बुच बहुत ज़्यादा विवादों में रही थी, इनके स्थान पर इनको बनाया गया दोस्तों। अब रेखा गुप्ता, वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आतिशी का स्थान लिया है। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञानेश कुमार, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है राजीव कुमार जी का। फिर हम देखते हैं नवीन चावला, देश के पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हो गया था, ये 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। तो ये हमको इतना फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुए थे और इन्हें वहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो हमको इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, और फिर हम देखते हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम की प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हैं और वन्यजीव संरक्षणवादी। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर को नामित किया गया था 2023 में। अब इनके बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि वह इस सूची में नामित होने वाली एकमात्र भारतीय थी। वह लुप्तप्राय प्राणी हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती थी। हरगिला हो सकता है इसका यहाँ पर कुछ और नाम हो लोकल, जैसे हरियल हो सकता है, तो उस पक्षी के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर हम देखते हैं अन्य व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई है, और ये हमने देखे थे राष्ट्रीय व्यक्ति। अब वो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है डॉक्टर विवेक जोशी, देश के नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि एक चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हुआ है बिमला बहुगुणा, यानी कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी, सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ है दोस्तों। अवनीश अवस्थी के बारे में हमें जरूर ध्यान रखना है। अवनीश अवस्थी जो कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है, हमें ध्यान रखना है। उर्सुला वान डेर येल यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी है, भारत के अधिकारी की उन्होंने यात्रा करी थी, हम पीछे पड़ चुके हैं।
और काश पटेल के बारे में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिका जांच एजेंसी FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक बनाए गए हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट था। जोगी घोपाई राष्ट्रीय स्थल है, बहुत चर्चे में रहा है। केंद्रीय सड़क मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा असम के शहर में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चेन्नई, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बारे में ये है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा तमिलनाडु के शहर में उत्तर पूर्व व्यापार और निवेश रोड शो का आयोजन किया गया था। गुनेरी गांव, ये गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दिया गया है। इससे पहले ये कार्यालय कहाँ कहाँ स्थापित थे? गुवाहाटी है बिहार, गुवाहाटी पटना, कोच्चि केरल, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब ये मतलब वाराणसी में स्थापित किया गया है। अहमदाबाद हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला का उद्घाटन किया गया गुजरात के शहर में। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अहमदाबाद किस लिए चर्चे में रहा था? क्योंकि हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान गतिविधियों को वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया था इस मेले में। अब गोरखपुर को देखते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस शहर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर तितली उद्यान का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। इसके बारे में हमें और थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व से केसरी और बराज से लाए गए भेड़िए के जोड़े का भी नाम रखा गया है। बांग लगाया गया केसरी और भेड़िया भी लाया गया था। कहाँ से? बराज से। जो भेड़िया है उसका नाम भैरव है और जो एक भैरवी और भैरव नाम के भेड़िया लाए गए हैं। हाथी रेस्क्यू सेंटर गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है, ये हमको ध्यान रखना है। पटनगर क्यों चर्चे में रहा था? ये भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जहाँ आगंतुकों को एक पुरातात्विक स्थल का पटनगर भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जहाँ आगंतुकों को एक पुरातात्विक स्थल का अनुभवात्मक अनुभव मिलेगा, ये हमको ध्यान रखना है। फिर रीवा जिला बहुत चर्चे में रहा था। गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के इस जिले में। ग्रेटर नोएडा, इसको भी ध्यान रखना है। NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है। डिब्रूगढ़ चर्चे में रहा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। और गोरखपुर, आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास गोरखपुर में किया गया है। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में पनामा, इस देश के द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से हटने का फैसला किया है। किसने? पनामा ने। यानी कि पनामा पहला नेटल अमेरिकी देश बन गया जो इससे बाहर हो गया दोस्तों। फिर हम देखते हैं नाइजर में एक अफ्रीकी क्षेत्र में एनकोसेरेसिस को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया। अफ्रीकी देश है, पहला देश बन गया। और एनकोसेरेसिस है क्या चीज़ है? ये रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं जॉर्जिया के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस देश को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है। जॉर्जिया बहुत ज़्यादा चर्चे में था। थाईलैंड, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है। इससे पहले ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को इसने मान्यता दे दी, यानी कि ताइवान और नेपाल पहले दे चुके हैं। नाइजीरिया को हमें ध्यान रखना है कि नाइजीरिया ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हो गया है। अब वो इसी के साथ बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ साथ वह देश 9वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। अब हम देखते हैं कैलिफोर्निया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आग लगी थी बहुत भयंकर वाली। अगर आप पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भयंकर आग कौन से अमेरिका के उसमें शहर पर लगी थी तो वो कैलिफोर्निया, हमें ध्यान रखना है। अब इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 ये किन किन लोगों के लिए मिला था, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। कृष्णकांत शुक्ला हैं वाराणसी के, हिमांशु गुप्ता वंदना ये मथुरा की हैं, मनीष वर्मा कानपुर के हैं, कृष्णा यादव बुलंदशहर की हैं, कर्नल सुभाष देशपाल बुलंदशहर के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, 25 लाख राशि इसमें दी जाती है। और हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC को ये दिया गया है। NTPC महारत्न कंपनी को ये इनाम दिया गया है। 3 भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक उत्कृष्ट IMGov पुरस्कार दिया गया है, यानी कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इस पुरस्कार में 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों के कांस्य
पुरस्कार दिए गए हैं, तो सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह इसमें शामिल थे। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अब हम देखते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। तो ये 6 लोगों को मिले हैं, मगर हमें ध्यान का रखना है कि इसमें भारत का व्यक्ति कौन है, वो पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपको ध्यान रखना, माधव गाडगिल लैपटॉप अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, भारत के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024, ये रवीश कुमार को मिला है, ये भारत के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं फिर फिल्म पुरस्कार। तो सबसे पहला फिल्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं, 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। इसमें हमें ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, अनोरा थी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से सीन बेकर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे एंड्रियल बॉडी, फिल्म थी द ब्रूट लिस्ट। फिर हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म इन द शैडो ऑफ द साइप्रस, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो थी फीचर फिल्म वो थी यहाँ की फ्लो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तराखंड में पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म थी आई एम नॉट ए रोबोट, ये पिक्चर पूछी गई थी उत्तराखंड परीक्षा में। अब हम देखते हैं कि लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु श्रेणी की फिल्म में नामित किया गया है दोस्तों। अब वो 78वां बाफ्टा पुरस्कार जो अवार्ड दिया गया वो किसको मिला था, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी पिक्चर थी, कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर 67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025, इसके बारे में हम पढ़ें, रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर, ये किसको मिला था, लाइट ऑफ अस यानी कैंड्रिक लैमर के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी रही थी, ये रही थी काउबॉयज कार्टर यानी कि बियोंसे की है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा रहा था, वो रहा था नॉट लाइक अस, कैंड्रिक का है यानी कि कैंड्रिक लैमर का ही है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोआन। अब देखिए इसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किससे संबंधित है, ये योजना परियोजनाओं के बारे में है। तो इस योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सीवर की सफाई करते हैं उनके बारे में है नमस्ते योजना दोस्तों। अब हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस अभियान को शुरुआत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ शुरू की गई थी ये, पानीपत, मतलब हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का रेशियो बहुत गिर रहा था अनुपात, इसलिए वहाँ शुरू की गई। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं ऑपरेशन और अभियान। तो हमें ध्यान रखना है धर्म गार्डियंस 2025 ये कहाँ किस किस के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होता है, और इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी, इतना हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं आयोग और समितियाँ। एम्स के आधुनिकीकरण हेतु एक समिति बनाई गई थी, तो नीति आयोग के सदस्य BK पाल इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं गुजरात में समान नागरिक सहायता, यानी कि उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक सहायता को जारी करने मतलब मसौदा तैयार कर रहा है दोस्तों। 10वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो कहाँ हुआ था, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, उसका विषय था शांति अभियान में महिलाएं वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य, इंपॉर्टेंट है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई थी, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी, और भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे, एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे शामिल हुए थे दोस्तों। फिर हम देखते हैं आदि महोत्सव कहाँ हुआ था, तो आदि के नाम पर हमें जैसे ही आदि लगाया तो हम आदिवासी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में हुआ होगा, किंतु ये हुआ है दिल्ली में, हमको इम्पोर्टेंट। और उसका इस महोत्सव का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है दोस्तों। तीसरा काशी तमिल महोत्सव कहाँ हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका कर्नाटक यानी बंगलुरु के कर्नाटक में। किसने करवाया था, आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा करवाया गया था, और इसका विषय था जस्ट बी, ये इसका विषय था। इसका उद्घाटन किसने करा था, वो भी हमारी महोदया राष्ट्रपति जी ने करा था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुबई में आयोजित हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंपॉर्टेंट है, और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये प्रयागराज में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन प्रथम है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई थी, तो दोस्तों हमें एक भी ध्यान रखना है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कराया गया था, तो NBT द्वारा नहीं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा इसको संपन्न करवाया गया था।
और नई दिल्ली में हुआ था, और इसका जो विषय था हम भारत के लोग, और जो फोकस देश था वो था आपका रूस। जनजातीय सांस्कृतिक समागम ये कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजाति की बात जैसी आती है तो तुम फिर पूर्वोत्तर राज्यों में पहुँच जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये भी प्रयागराज में हुआ था। कुंभ नगर यानी कि महाकुंभ नगर प्रयागराज में ये आयोजित हुआ था दोस्तों। भारत पर्व ये कहाँ मनाया गया था, ये नई दिल्ली स्थित लाल किले में 26 से 31 जनवरी 2025 के लिए ये इस बीच में मनाया गया था। इसका विषय था देखो अपना देश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ मनाया गया था, ये गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। फिर हम देखते हैं फ्लेमिंगो उत्सव 2025, इसके बारे में भी बहुत ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था 18 से 20 जनवरी 2025 के बीच में दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वर्ष जो वार्षिक बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये हुई थी जब भी कहीं विश्व आर्थिक मंच की बात आए तो आपको दावोस यानी स्विट्जरलैंड जरूर याद रखना है दोस्तों। फिर हम देखते हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ था, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में ही इस भूमि में द्वारका नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में एंड मार्ट में ये हुआ था। हमको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन करा था हमारे पीएम जी द्वारा। अब वो देखते हैं हम संघ एवं संगठन अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई ये बन गया है, तो इसको ध्यान देना है। टाटा स्टील लिमिटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये कंपनी हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने की एक क्षमता प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है, जो कि हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील पाइप एक पूर्ण विकसित संधि। अब फिर हम देखते हैं विधि और न्याय में मणिपुर में राष्ट्रीयपति शासन जो लगा है, इसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान रखना है। 11वीं बार राष्ट्रीय शासन वहाँ पर लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। उच्च न्यायालयों के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब वो अनुमोदन कर दिया गया है। आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 224A में संशोधन करके उच्च न्यायालय में अस्थायी यानी कि एड हॉक न्यायालय के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित ये दोस्तों है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमें याद रखना है, 28 फरवरी होता है। इसका विषय था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका जो विषय था लैंग्वेज मैटर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फिर हम देखते हैं विश्व रेडियो दिवस, ये 13 फरवरी 2025 को मनाया गया है। इसका जो विषय था रेडियो और जलवायु परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम देखते हैं विश्व कैंसर दिवस, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 2025 को मनाया गया है। और इसका जो विषय ही पूछा जाता है यूनाइटेड बाई यूनिक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2025 को मनाया गया था। और इसका जो विषय था साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि और संरक्षण। विश्व कुष्ठ दिवस, ये 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है। ये दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, और इसलिए इसका भी जो विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइट एक्ट एलिमिनाइट, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं पुस्तकें, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें लगी हैं इस किताब में वो दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द गिलास पैलेस अमिताभ घोष की है। 2 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर हम दोस्तों देखते हैं अगले, संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार, यानी कि 6 भाषाएं जोड़ी गई जिनका अनुवाद की विस्तार की बात की गई है। तो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, डोगो है और बोडो डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत इसमें शामिल की गई हैं। इसमें अनुवाद अब आपको मिलेगा दोस्तों। मत्स्य 6000 क्या है, तो भारत की इस चौथी पीढ़ी की मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी पानी के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण इसका मतलब संपन्न हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से तैयार पहला कंगारू भ्रूण कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में इसको विकसित किया गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं कवचम, जब कवच की बात आती है, कवचम की बात आती है, तो ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय द्वारा भारत की एक ऐसी पहली व्यापक आपदा चेतावनी प्रणाली है जो आपदा आने से पहले यानी कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चरम मौसम की घटनाओं के दौरान आपदा की तैयारियां और प्रतिक्रियाओं में सुधार करने की बात करती है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के बारे में भारत ने कहा है कि 2030 तक हम 10,000 जीआई टैग प्राप्त कर लेंगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यही आ सकता है कि कितने जीआई टैग की बात की गई है, तो 10,000 जीआई टैग की बात हमने करी गई है 2030 तक दोस्तों, हमें याद रखना है। फिर हम देखते हैं अगले कि भारत पोल पोर्टल। अब जैसे भारत पोल की बात आई तो हम पोलिंग की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी कि निर्वाचन संबंधित होगा। ये तो दोस्तों निर्वाचन संबंधित नहीं है, ये CBI द्वारा विकसित किया गया एक पोर्टल है
जो कि इस पोर्टल के माध्यम से भारत की सभी जांच एजेंसियां और पुलिस बल आसानी से 195 जो देशों के इंटरपोलों से नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। तो ये सीबीआई की है, इंटरपोल से संबंधित है दोस्तों। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया भारत, यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, यानी कि मेट्रो रेल जमीन के अंदर। एक थाली एक थैला अभियान, ये आरएसएस के द्वारा प्रयाग के महाकुंभ से ये अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में प्लास्टिक मुक्त बनाना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। नांग MK2 ये ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो दागों और भूल जाओ पर काम करती है, यानी कि दागों और भूल जाओ फार एंड फॉरगेट की तकनीक पर आधारित एक मिसाइल की मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर है दोस्तों। विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन किसने चलाई है? वो चलाई है आपकी चीन ने, जिसका नाम है CR 450। तो ये अभी मैंने इसमें खेल से संबंधित करंट अफेयर को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब इसमें लास्ट में जब इसका एक एक्सरसाइज बुक करके आएगा, पूरा इंटीग्रेटेड किताब आएगी, तो उसमें इम्पोर्टेंट हम लोग लगाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।